नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। और जिन मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें उनसे भी आग्रह करें कि वे भी नियमित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि निश्चित रूप से उनको बराबर हमारी बात पहुंच सके, उनकी राय और आपकी राय कमेंट के रूप में हमको मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। यूक्रेन रूस का युद्ध, भारत पाकिस्तान सिंदूर ऑपरेशन और लॉस एंजलिस में बाकायदा नेशनल गार्ड और बाकायदा संघर्ष जिसको कह सकते हैं आप्रवासी जो अवैध वहां पर रहने वाले या वैध रहने वाले, उसको लेकर ट्रंप सरकार के खिलाफ पूरा बिगुल बजा रहे हैं। देश दुनिया की इन खबरों में भारत में बड़े पैमाने पर जो एक बहुत ही मासूम, गरीब लेकिन भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हजारों लाखों लोगों को जो ठगने का और कानून से भी विरुद्ध, कानून के विरुद्ध उनके साथ उनका धर्म परिवर्तन करवाने वाले मुद्दे को कहीं न अधिक ध्यान दिया जा रहा है। राजनीति में तो नेचुरली अब हम तो कोई बता नहीं सकता है कांग्रेस के कितने नेता कौन मिशनरी के साथ जुड़े रहे हैं, किन के संबंध इटली से हैं, किन के संबंध ब्रिटेन से हैं, किन के संबंध अमेरिका से हैं। अब ऐसे ही दूसरी पार्टियां भी इन पर ज्यादा जोर नहीं देती, लेकिन बस्तर में जो चिंता का विषय बना है, बड़े पैमाने पर जो आदिवासी हैं उनको ईसाई धर्म में, और वहां वैसे एक चर्च बहुत पुराना है, इसको कह सकते हैं आप, तो वो कहेंगे देखिए आज का नहीं है, एक चर्च है, ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं है। जस्ट पर धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा देश में कहीं भी है। आदिवासी इलाकों में पुराना चर्च नहीं, जो नए लोगों को एक तरफ नक्सल खत्म करने का बीड़ा, जिसकी हम चर्चा पहले करते रहे, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया है कि नक्सल जो हथियार लेकर के कर रहे थे, उसी तरह से बिना हथियार के ही लेकिन धन जो विदेशी फंड आता है उसके जरिए मासूम लोगों को फिर उनको गुमराह करके, उनको प्रलोभन दे करके और उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य करना या उनसे मनवा लेना। और कानूनी रूप से तो रोक है कि आपको प्रलोभन दे करके या डरा करके नहीं कर सकते, लेकिन आदिवासी इलाकों में कौन ध्यान देता है। और इस मुद्दे को हाल के दिनों में कुछ रीजनल लेवल पर रायपुर में उसकी चर्चा होती है, एक आध दिल्ली के अखबार में भी उसकी खबर हो गई, पॉलिटिकल खबर हो जाती है कि कांग्रेस के पुराने नेता 84 ईयर ओल्ड अरविंद नेताम इंदिरा गांधी की कैबिनेट में थे वो। और मेरा आप कह सकते हैं कि सौभाग्य है कि मैं उस समय से चूंकि पत्रकारिता में हूं, और वो शिक्षा उपमंत्री थे, अशोका रोड पर रहते थे। आप जरा कोई उनसे जाकर के पूछ लेती, वो कहे कि मैंने उनसे तब मिलता था कि नहीं। तो उस समय बल्कि डिप्टी मिनिस्टर भी बहुत बड़ा होता था वहां, सीधे बड़े एक मंत्री फिर उपमंत्री, आज की तरह राज्य मंत्री और ये मंत्री। और नरसिंह राव जी ने तो शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे में 5-5 मंत्री मंत्राणियां रख ली थी। तो वो उसमें चूंकि कई मानव संसाधन विकास उसको बना दिया गया, इस तहत कह सकते हैं आप, उसको महिला कल्याण उसे जोड़ा। लेकिन मैं इसलिए अरविंद नेताम का जिक्र कर रहा हूं कि उनकी बातें मैंने सुनने को मुझे मिली, इसलिए मैंने जुड़ उठाया। वो बहुत चिंतित हैं, कट्टर कांग्रेसी रहे, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक चीफ मिनिस्टर्स के साथ उनके संबंध रहे। दुर्भाग्य ये रहा, ये मैं कह सकता हूं, वो मैंने तब भी लिखा बोला उस जमाने में, अब तो बहुत वो चूंकि बुजुर्ग हो गए, लेकिन जिस समय छत्तीसगढ़ बना था तो कांग्रेस ने अरविंद नेताम को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया, अजीत जोगी को पेश किया, जिसके लिए तो काफी कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई कि वो आदिवासी हैं कि नहीं, वो क्रिश्चियन हो, तो इसीलिए तो उनको तो यही कहते थे, उनके क्रिश्चियन लॉबी ने उनको बना दिया था। बस्तर में नक्सलों ने जिस तरह विद्याचरण शुक्ला से हत्या की थी, उसमें भी कई कांग्रेसी नेताओं पर यह आशंका आती थी कि कहीं उनका प्रश्न उन लोगों को तो नहीं था जिन्होंने हत्या की नक्सली। उसी तरह से अरविंद नेताम उन नेताओं में से हैं जो कोई कांग्रेस उन्होंने छोड़ा तो भी 2 साल पहले 2023 में, इसलिए जबकि वो ऐसा कुछ उनको अब तो कोई मोह माया नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि कांग्रेस बिल्कुल भटक चुकी है। कांग्रेस की सरकार थी उसके पहले, उस समय भी उनकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो पार्टी जो है वो बना लिया
हमारा जैसे इसी को उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, हमारा राज, मैंने आदिवासियों का राज, उस तरह से एक पार्टी उन्होंने गठन किया। जनस्वराज तो बिहार की बात है, इसलिए मैं उनको साथ नहीं जोड़ूंगा, लेकिन हाँ, हमारा राज करके जो उन्होंने बनाया, लेकिन ये ठीक है उसको ज़्यादा से, लेकिन हाँ उसमें कांग्रेस को डेंट हो गया। कांकेर और जहाँ के हैं अरविंद नेताम, उस पूरे इलाके में कांग्रेस तो बोलते, बीजेपी को तो काफ़ी सफलता मिली, उसको तो एक तरह से 29 में से 25 सीटें आदिवासी इलाकों में मिल गई थी चुनाव में। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, धर्मांतरण के वो खिलाफ है, सरकार उसकी है, पहले भी रही, डॉक्टर रमन सिंह की रही, आज साई उनकी है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, उन्हीं के ही, रमन सिंह के ही खास मुख्यमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री से भी अभी हाल में भेंट किया, गृह मंत्री अमित शाह से भेंट किया। तो नक्सल समस्या से निपटने में सरकार है, लेकिन ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, जिस पर अरविंद नेताम जैसे नेता बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं से मिले हैं। एक महीने पहले वो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से उन्होंने बात किया, फिर संघ ने उनको नागपुर में, ये चर्चा में इसलिए भी वो आ गए क्योंकि उनको तो कोई ध्यान देता नहीं था, ना कांग्रेस देता था, ना मीडिया देता है, थोड़ा ध्यान गया। लेकिन मैं इसलिए आज को विस्तार से उस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, जहां जहां, उड़ीसा, जहां ऐसी गरीबी है, वहां तेलंगाना, आंध्र, जहां ऐसी गरीबी है, उनमें राजनीतिक प्रश्रय से कई ऐसी संस्थाएं जो विदेशी फंड लेकर के आदिवासियों को एक धर्म परिवर्तन करा करके उनको एक तरह से जाल में फंसाना है। वो अपनी इच्छा से, यदि उनको कोई हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म उस समय की स्थिति यदि वो बौद्ध धर्म अनुयायी किया, तो उसको उनको प्रलोभन नहीं था ना, और नहीं वो कोई ऐसी चीजों में उनका अपना था, उनका एक अपना कुछ उस समय की परिस्थिति अलग थी। लेकिन ये तो सनातन मानते हैं। अरविंद नेताम, जैसा मैंने कहा, अभी उन्होंने कुछ छत्तीसगढ़ में ही कुछ चुनिंदा पत्रकारों से अलग अलग भी बात किया, और मुझसे अभी उन लोगों ने मुझे बताया कि वो कितने चिंतित हैं, और मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम है कि वो इस मुद्दे को लेकर हमेशा संजय हैं, चाहे वो अर्जुन सिंह की सरकार रही हो, दिग्विजय सिंह की रही हो, इंदिरा गांधी की रही हो, राजीव गांधी की रही हो, मनमोहन सिंह की रही हो, कांग्रेस सरकारों में भी वो इस बात पर विरोध करते थे कि आदिवासियों के हक न छीने जाएं, और धर्मांतरण करके उनको एक तरह से शोषण हो रहा है, प्रलोभन देकर। बाद में तो कौन पूछता है उनको, नेता के नाम पर अरविंद, जिसको कह सकते हैं कि वो तो बेचारे काम करते रहे, लेकिन अजीत जोगी या उनका परिवार, वो सब जो है कितना वर्षों जो उन्होंने राज करके, कांग्रेस ने यही तो आरोप आता था कि भाई मिशनरी उनका साथ देती, इसलिए वहां उसका विस्तार होता गया। एक समय में पूर्वोत्तर में मैंने 82-83 में बड़ी बड़ी रिपोर्ट लिखी है कि पूर्वोत्तर में एक बड़ा संकट था मिशनरी का, और तब मिसेस गांधी थी, और उस समय उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से, जब बिशप नारायण सिंह वहां गवर्नर थे, पूर्व असम के ही नहीं, उनको कुछ राज्यों का उनको सबको ही बना दिया गया था, जो 7 जिसको कह सकते हैं, उन सब छोटे छोटे राज्य थे उस जमाने में, 82 के आसपास, 25 के बाद। बिशप नारायण सिंह उनके दाएं हाथ रहे थे इंदिरा गांधी के, तो उनको भेजा गया, और उन्होंने भी, आरएसएस के लोग उनके संपर्क में थे, तो उन्होंने तब हिंदी पढ़ाई जाए अरुणाचल से लेके, और मणिपुर में भी, और नागालैंड में भी, और मेघालय में भी, असम में भी, ताकि मिशनरी को भी कुछ उस तरह से जो लोगों को पढ़ने के नाम पर, तो उसमें संघ के लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन दिया गया था। तो अरविंद नेताम उन चीजों को सब जानते हैं, पुराने नेता हैं। और अरविंद नेताम तो कह रहे भाई हमारे आदिवासी इलाकों में हो रहा है, पंजाब में, वो क्या कहें, हमने जब रिपोर्ट दिल्ली में जब लोगों से बात किया, पता चला पंजाब में तो एक साल में 3.5 लाख सिर्फ पंजाब, वो तो गरीब उतने नहीं है, लेकिन उनको गरीबी, जहां पर गरीब मतलब जो प्रदेश गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ भी ऐसे ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर, और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उन्होंने जितना शोषण किया है, अत्याचार हुए हैं, कि उन लोगों को, उनको भोले भाले, शिक्षित भी बहुत ही अशिक्षित ऐसे लोगों को ईसाई मिशनरियां, बड़ा हल्ला मचाया जाता है, इस्लाम मदरसा ये वो, लेकिन उससे ज्यादा ये संकट और गंभीर है चूंकि उस पर विदेशी फंडिंग। मैंने 2 केवल ऐसे जिले आप कभी कल बस्तर के ही कहे, तो अवैध उसमें जो काम कर रहे हैं, उनमें कई ऐसी संस्थाएं छद्म, मतलब कोई 19 में से 15 ऐसी संस्थाएं हैं, जशपुर में 18 में से 15 ऐसी संस्थाएं हैं, तो और 19 में से 11 ऐसी संस्थाएं हैं बस्तर में और जशपुर में, वो विदेशी फंडिंग उनको मिल रही है।
अब आप समझ सकते हैं कि जो पश्चिमी देशों का भी एक वो रहा है कि आदिवासी इलाकों में खनिज है, उस पर कैसे उसका भारत का बजाय उन लोगों को उसका फायदा मिले, उन लोगों का भी शोषण किया जाए। और दूसरा एक बड़ा मिशन है जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की लड़ाई तो यूरोप अमेरिका में काफी वर्षों से इस पर चल रहा है काम। एक समय था, यहां पर लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म मंदिर की बात करते हैं। एक समय था जब यूरोप में और अमेरिका में चर्च की राजनीति पर बहुत अधिक प्रभाव था। वहां से फरमान जैसे जारी किया जाता है ना, आप जिसको कहते हैं कि साहब फतवा जारी कर दिया गया, ऐसे ही राजनेताओं के बारे में आज भी अमेरिका का तो राष्ट्रपति बाइबल की शपथ लेकर के ही, बाइबल को हाथ में रख करके शपथ लेता है। उसके लिए बाकायदा चर्च के पादरी आते हैं, वही ब्रिटेन में होता है। तो इसलिए चर्च का प्रभाव यूरोप और अमेरिका में था। उनको लगता है कि भारत में, और अरविंद नेताम की आपत्ति इसी बात पर है, उनको बार बार तो जो लोग बिल्कुल प्रगतिशील है, सेकुलर अपने कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि देखिए ये कहाँ हिंदू है, उनको हिंदू कहना तो गलत। उन्होंने कहा नहीं, सनातन तो है ना, सनातन तो बढ़ते जा रहे हैं। और मोबाइल से पहुंचाए तो जिनको नहीं भी समझ है वो सनातन, उनको आप हिंदू नाम कहें कुछ कहें, लेकिन वो न क्रिश्चियन है न मुस्लिम है। ऐसे आदिवासियों को, और वो सनातन उनकी जो परंपराएं हैं आदिवासियों की। और दूसरा इससे गंभीर पहलू जुड़ा हुआ है, जब जो कन्वर्ट विभिन्न राज्यों में करने के बाद कांग्रेस पार्टी या दूसरी ऐसी पार्टियां, वो बाद में उनको उनमें भी जाति, भाई यदि उन्होंने उन पर किसी जाति विशेष का उनके साथ अत्याचार हुआ या उनको धर्म से अपने को परिवर्तन उनको किया गया, तो भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, पिछड़ा, उन लोगों के लिए आरक्षण या जो सुविधाएं दी गई हर जगह। जब वो क्रिश्चियन हो गए तब तो उनकी वो जाति, वो अपने आप में जाति का खत्म करके ही तो वो वहां गए। तो उनका रोजगार के लिए भी उनको एक तरह से उसके लिए उनको भड़काया जा रहा है, चाहे वो योग्य हो न हो। लेकिन कहा कि भाई ये क्रिश्चियन हो गए, लेकिन अब तो इनको उस आधार पर मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ से एक अत्याचार जिसको कह सकते हैं, जो असली आदिवासी है, जिनके लिए शिक्षा का दरवाजे खुल रहे हैं, रोजगार खुल रहा है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्रा में, तेलंगाना में, और मध्य प्रदेश में भी आदिवासी हैं, झाबुआ में। जैसे अरविंद नेताम नहीं बनाए गए, ऐसे दिलीप सिंह भूरिया बहुत बड़े नेता रहे आदिवासियों के झाबुआ क्षेत्र के। जैसे बस्तर में अरविंद नेताम, बस्तर या पूरे छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में दिलीप सिंह भूरिया, वो भी इंदिरा गांधी के जमाने के एमपी भी रहे। आपने भगरिया सुना होगा, जो बड़ा उत्सव होता है झाबुआ में, हर बार वो बड़ा आयोजन करते रहे, जिसमें लड़के लड़कियां अपनी पसंद करती है जिससे शादी करना है। बड़ी पुराना ऐसा है, होली के पहले वो कार्यक्रम होता है, पूरा हफ्ता निकलते हैं लोग, जाते हैं, और लड़के भाग कर अपना वहां गए, जिसको भगाना कहते हैं, इसलिए भगरिया कहते हैं उसको। तो ऐसे आदिवासियों को, जिनको प्रलोभन के साथ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसके लिए अरविंद नेताम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिल करके इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं केंद्र में और राज्य में, और ऐसे कड़े कानून बनाएं। तो आप ये देखिए, जो एजेंडा वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना है, मैंने कहा संघ के लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में काम किया, छत्तीसगढ़ में भी काम किया। ये ठीक है कि पहले वनवासी कहते थे, अब तो मोहन भागवत जी ने भी, जैसा अरविंद नेताम कहते हैं कि अब तो उन्होंने भी आदिवासी कहा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि उनको वनवासी क्यों कहा जा रहा है। नाम का सवाल नहीं है, जाति, धर्म, संप्रदाय, इसकी बात नहीं है। ये है कि उन क्षेत्रों में जो ऐसे इलाकों में रहे हैं, जंगल में आदिवासी रहने वाले लोग, पर्वतों में रहने वाले लोग, उनको भी तो आप आदिवासी कहेंगे जिस तरह से। तो मणिपुर की चर्चा खूब होगी, वहां पूरा क्रिश्चियन, वो तो बेल्ट बनाना चाहते हैं, यहां से लेके बांग्लादेश तक और म्यांमार से लेके पूरा एक क्रिश्चियनिटी का पूरा एक अलग देश, या ऐसा जैसे कभी एक दलिस्तान बनाने का किसी ने सपना कभी सोचा, या खालिस्तान में जैसे बात की जाती है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी का दबाव नॉर्थ ईस्ट में अभी भी उससे संघर्ष। इसीलिए तो वहां पर मणिपुर तक इसी में थे, दूसरे राज्यों को समर्थन नहीं है। वहां भी कुछ पॉकेट्स में एक समुदाय को भड़का करके जो कोशिश होती है, वायलेंस हो रहा है, उसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय विदेशी फंडिंग का तो षड्यंत्र तब भी है और आज भी है। तो भारत सरकार को और राज्य सरकारों को जो नेताम की मांग है, आप उससे सहमत हो न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या एनडीए के घटक भी क्या आदिवासियों के शोषण के पक्ष की बात करेंगे? झारखंड में यदि वो चाहे कांग्रेस सरकार है, लेकिन वहां बीजेपी तो है आज भी, और एनडीए के और घटक तो वहां पर हैं।
बाबूलाल मरांडी थोड़ी कोई ये चाहते हैं कि आदिवासियों का शोषण हो, अर्जुन मुंडा थोड़ी चाहते हैं। तो इसलिए ये एक जायज मुद्दा है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और इसीलिए मैंने इसको आज बड़ा मुद्दा मानता हूं कि हथियारों से नहीं, फंडिंग से आदिवासी क्षेत्रों में वो फिर मिलिट्री के लोग आते भी हैं जासूस के रूप में, वो क्या गड़बड़ करते हैं। जब आईएसआई को कहते हैं तो बाहर का भी जो डीप स्टेट जिसको कहते हैं, जो पश्चिम देश से, अमेरिका से, कहां से निकल करके आते हैं, उनमें मिशनरी के भेष में भी आने की शंकाएं पहले इंदिरा गांधी के काल से आज तक इस तरह कहते हैं कि उस पर भी अंकुश, इसीलिए कुछ विदेशी फंडिंग के लिए सरकार ने कुछ तो काम किया है एनजीओ वगैरह के नाम पर जो होता है। लेकिन यहां भी है कि शिक्षा के नाम पर कर दिया, किसी नाम पर कर दिया, और चर्च का बहाना हो तो मंगा लिया पैसा। उस पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार कठोर कदम उठाए, यही अरविंद नेताम का मानना रहा है। और मैं समझता हूं कि इसीलिए उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी यदि भावना है, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह तो इसी विचार को लेकर के हमेशा रहे हैं कि भाई आदिवासियों का सबसे अधिक संरक्षण होना चाहिए, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये वक्त आया है जब संसद में, विधानसभाओं में इस मुद्दे पर ध्यान दे करके, चर्चा करके, कानूनी विशेषज्ञों से करके उसे अंकुश लगाने के लिए प्रयास होने चाहिए। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।